सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बात जो इस जजमेंट में आई है वो ये है कि किसी भी हालत में कोई भी वेग या जनरल एलिगेशन जो कि मे बी हस्बैंड के खिलाफ हो सकता है या उसके इमीडिएट रिलेटिव के खिलाफ हो सकता है, किसी भी हालत में वो डिस्टेंट रिलेटिव, जैसे कि आपने बताया कि इस पर्टिकुलर केस में जो कंप्लेनेंट है वो जलंधर रहती हैं और जो एक्यूज साइड थे ये मोहाली में रहते हैं, तो किसी भी हालत में डिस्टेंट रिलेटिव जो हैं 498A के अंदर वोट इन नहीं हो। मेरा यहाँ पे ये जरूर कहना है बिकॉज इस जजमेंट ने इस चीज को कंसिडर नहीं किया कि जो अगर आप फर्स्ट रिलेटिव्स की बात भी करते हैं, अगर उनके खिलाफ भी जनरल और वेग एलिगेशन है तो क्या उनके खिलाफ 498 का केस जो है वो चलेगा? तो शायद ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था तो इस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहले की जजमेंट ऐसी हैं कि जो फर्स्ट रिलेटिव्स भी हैं, अगर उनके खिलाफ भी जनरल और वेग एलिगेशन है और उनके खिलाफ कुछ स्पेसिफिक कोई एलिगेशन नहीं है तो उनके खिलाफ भी केस नहीं चलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो चाहे वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चार्जशीट फाइल करती है तो जो कंसर्न ट्रायल जज है वो एक सिर्फ पुलिस का माउथ पीस नहीं होना चाहिए, उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या इन तथ्यों पे, इन चार्जशीट के ऊपर, इन एलिगेशन के ऊपर, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या कोई केस बनता है सम्मन जारी करने का एक्यूज के खिलाफ, जाके कोर्ट में अपीयर होकर वो ट्रायल को फेस करें। कि पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, एक 2 लाइन के ऑर्डर पे जज बिना देखे बिना समझे एक 2 लाइन का ऑर्डर पास करता है कि इसमें हमने चार्जशीट को हमने एक्सेप्ट किया और हम सम्मन जारी कर रहे हैं एक्यूज को, जाके वो ट्रायल फेस करें। ये नहीं समझते कि एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड विद लॉ होना चाहिए, और ये नहीं समझते कि आप किसी को सम्मन कर रहे हैं ट्रायल में हिंदुस्तान में तो अगले 10 साल वो आदमी ट्रायल कोर्ट के धक्के खाते रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज बहुत खास हम विषय पे बात करने जा रहे हैं। 498 को लेके तो हम लगातार वीडियो बनाते हैं जिसके लिंक इसी वीडियो के हम ऊपर दे देंगे, लेकिन आज इंपॉर्टेंट फैसला का दिन है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल पति ही नहीं, उसके रिश्तेदारों को आप टारगेट करते हैं, और रिश्तेदार वो भी नहीं कि बहुत निकट संबंधी हो, बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को टारगेट किया जाता है, और ये ठीक नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालतों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि इस तरह के एलिगेशन में किस तरह के रिश्तेदारों को शामिल किया जाता है। और इस मामले में जो हम आगे स्टोरी बताने जा रहे हैं, इस मामले में भी ऐसा हुआ था कि वाइफ के पिता ने एफआईआर करी थी, और एफआईआर किसमें? दामाद के कजिन भाई पर, जो कि दूसरे शहर में रह रहा है, और उसकी पत्नी पर भी कर दी थी। हाईकोर्ट ने हालांकि पूरी तरह से रिलीफ नहीं दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महिला और उसके पति को रिलीफ देते हुए कहा कि बहुत क्लोजेस्ट जो रिलेटिव हैं उन्हीं को इसमें शामिल करना चाहिए। साथ ही यह भी ना हो कि उनके खिलाफ बहुत जनरल आपने एलिगेशन लगाए हैं, बहुत एक्टिव एलिगेशन होने चाहिए। इस पूरे जजमेंट पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋषि मल्होत्रा सर जुड़ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट हैं। करीब 25 साल से बड़ा करियर आपका है, और साथ ही मैट्रिमोनियल क्रिमिनल के आप बेहद बढ़िया एडवोकेट कहे जाते हैं। बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में आप लगातार पेश हो रहे हैं। ऋषि सर, आपने ये जजमेंट देखा और अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हस्बैंड के अलावा रिलेटिव्स को बनाने का एक बड़ा है। मामा, चाचा के लड़के, भाई के भतीजे और दूर दूर रह रहे हैं। उन्होंने कहा केवल एक ही, ये मामला ऐसा था कि जालंधर में लड़की का ससुराल था और जो कजन ब्रदर था वो मोहाली में रह रहा था, और उसको और उसकी पत्नी को भी आरोपी बना दिया। तो इस तरह के विषय पे पहला तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, यार रिलेटिव की परिभाषा थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत दुरुस्त सवाल है जी। और मैं ये बोलूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दी है जी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें थोड़ी सी डिफरेंट की है जो आज तक कभी किसी कोर्ट ने नहीं की। जैसे मसलन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये तो स्पष्ट कर दिया है कि रिलेटिव और एक डिस्टेंट रिलेटिव, इन दोनों में फर्क क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये क्लियरली बोल दिया है कि किसी भी हालत में
498 ए का जो दुरुपयोग, जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपके चैनल में मैंने बताया है, किसी भी हालत में 498 ए आईपीसी का दुरुपयोग जो डिस्टेंट रिलेटिव हैं, जो फर्स्ट ब्लड में नहीं आते, उन पे तो बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता। बिकॉज ये बड़ा बड़ा स्वाभाविक फैक्ट है कि ये सबको रोप इन करने की जो कोशिश होती है 498 ए में, जो कि चली आ रही है, और फॉर्चुनेटली आज की डेट में हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट इस चीज का संज्ञान लेके हर मैटर को कॉश कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बात जो इस जजमेंट में आई है वो ये है कि किसी भी हालत में कोई भी वेग या जनरल एलिगेशन जो कि मे बी हस्बैंड के खिलाफ हो सकता है या जी उसके इमीडिएट रिलेटिव के खिलाफ हो सकता है, किसी भी हालत में वो डिस्टेंट रिलेटिव, जैसे कि आपने बताया कि इस पर्टिकुलर केस में जो कंप्लेनेंट है वो जलंधर रहती हैं और जो ये जो एक्यूज साइड थे ये मोहाली में रहते हैं, तो किसी भी हालत में डिस्टेंट रिलेटिव जो हैं 498 ए के अंदर रोप इन नहीं होंगे। अच्छा, इस पे दो क्वेश्चन मेरे बाहर आते हैं। आप सीनियर एडवोकेट हैं, निश्चित रूप से आपके आपके करियर में तो आपने बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट में केसेस किए हैं। मुझे दो जरा चीजें बता दीजिए। 498 जिसे क्रुएल्टी इंडियन पिनल कोड, जो बीएनएस में 85 86 हो गया है, उसमें हस्बैंड एंड रिलेटिव है। तो क्या रिलेटिव को परिभाषित कभी किया गया है? ये देखिए, रिलेटिव को परिभाषित कभी नहीं किया गया। ये एक पहली जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने, हालांकि मैं इस जजमेंट से थोड़ा सा डिफर करता हूं वो इस सेंस में कि उन्होंने ये तो बोल दिया कि रिलेटिव मतलब जो फर्स्ट रिलेटिव है फर्स्ट ब्लड के साथ, लाइक हस्बैंड का सगा भाई, सगी बहन, मदर फादर वगैरह वगैरह। जी इन्होंने इस चीज को डिस्टिंग्विश करके ये बोल दिया इनके अलावा जो बाकी रिलेटिव्स हैं वो डिस्टेंट रिलेटिव कहलाएंगे। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि वो किसी भी हालत में अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक और कंप्लीट एलिगेशन उनके खिलाफ भी हो तो अलग बात है। अदरवाइज किसी भी हालत में 498 ए के अंदर वो रोपिन नहीं होंगे। जहां पे डिफर करने की बात है, मेरा यहाँ पे ये जरूर कहना है, बिकॉज इस जजमेंट ने इस चीज को कंसिडर नहीं किया कि जो अगर आप फर्स्ट रिलेटिव्स की बात भी करते हैं, अगर उनके खिलाफ भी जनरल और वेग एलिगेशन है, तो क्या उनके खिलाफ 498 का का केस जो है वो चलेगा? शायद ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था तो इस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की। लेकिन हम्म सुप्रीम कोर्ट की पहले की जजमेंट्स ऐसी हैं कि जो फर्स्ट रिलेटिव्स भी हैं, अगर उनके खिलाफ भी जनरल और वेग एलिगेशन है और उनके खिलाफ कुछ स्पेसिफिक कोई एलिगेशन नहीं है, तो उनके खिलाफ भी केस नहीं चलना चाहिए। ठीक है। ये जजमेंट पे जो मैं पैरा नंबर 7 है सर जजमेंट का, वो मैं जरा थोड़ा सा पढ़ देता हूं, एक बार थोड़ा सा इसको बता दीजिए। इन दिस कॉन्टेस्ट it is to be noted that term relative has not been defined in the statute, and therefore it must be assigned a meaning as is commonly understood. Hence normally it can be taken to include, सर अब ये बता रहा है, फादर मदर हस्बैंड और वाइफ, son daughter brother sister nephew niece grandson or granddaughter of any individual or the spouse of any person. To put in shortly, it include a person related by blood, marriage और adoption। यानी कि इस एम्बिट में उन्होंने कहा या तो ब्लड का संबंध हो, या शादी हो गई हो, और या अडॉप्ट कर लिया हो, तीन के अलावा। या अब क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हम ये समझे हैं कि जो भी इस तरह के मामले, देखिए इसी मामले में ले लीजिए, हस्बैंड पर आरोप था और वो कजन था सर, तो क्या जो भी इस तरह के रिलेशन से बाहर होंगे, इन तीन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो क्या वो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि साहब इस जजमेंट के अवलोकन में हमें बाहर कर दिया जाए सर? जी देखिए, ये कोई मेरे हिसाब से ये कोई फॉर्मूला नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में जी कि मेनली बिकॉज आप इस रिलेटिव्स के बाहर वाले दायरे में हैं या जिसको हम बोलते हैं लॉ के अंदर डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, करेक्ट। तो सिंपल अगर अगर एफआईआर है और हाई कोर्ट उठ के चले जाए क्वेश्चन ये कहने पे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि किसी भी हालत में डिस्टेंट रिलेटिव है तो हमें तो 498 से आप बाहर करिए, ये सिर्फ काफी नहीं होगा मेरे हिसाब से किसी भी हाई कोर्ट को क्वेश्चन मैटर को डिसाइड करने में। जी जो मैटर करेगा वो सबसे बड़ा मैटर अभी भी यही करेगा कि क्या एफआईआर के अंदर या चार्जशीट के अंदर कोई उनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन है या नहीं। और हम्म अगर सिर्फ जनरल एलिगेशन है तो एक जनरल एलिगेशन प्लस अगर वो डिस्टेंट रिलेटिव हैं, इन दोनों को क्यूमुलेटिव फैक्ट मिला के
फिर हाईकोर्ट को चाहिए कि ऐसे मैटर को वो कॉश करें उसी स्टेज पे। ठीक है। ऋषि सर, मुझे ये बताइए, जो कोर्ट ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, कि निचली अदालतों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, निचली अदालत यानी कि फैमिली कोर्ट्स की। तो जिस समय ये मैटर सब निचली अदालतों में आते हैं, निचली अदालत के लिए बेहतर क्या डायरेक्शन है इस जजमेंट के अवलोकन में, वो आप कैसे इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, बिकॉज जी। ये मेरा फर्ज है एज अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट समझाना आपके दर्शकों को जी। कि एग्जैक्टली प्रक्रिया क्या होती है। जब 498 की कंप्लेंट होती है, उसके बाद पहले तो पुलिस सीएडब्ल्यू सेल के द्वारा मैटर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैटर नहीं सुलझता 2-3 हियरिंग के बाद, तो उस पर अनफॉर्चुनेटली एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। एफआईआर के अंदर कई बार हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड के अलावा उनके रिलेटिव्स होते हैं, और रिलेटिव के अलावा जैसे आपने बताया कि डिस्टेंट रिलेटिव भी होते हैं। पर उसके बाद जब पुलिस सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोई भी केस हो, उनको एक चार्जशीट फाइल करनी होती है एक कंसर्न जज के सामने, जो कि जुरिस्डिक्शनल जज होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चार्जशीट फाइल करती है, तो जो कंसर्न ट्रायल जज है, वो एक सिर्फ पुलिस का माउथ पीस नहीं होना चाहिए। उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या इन तथ्यों पे, इन चार्जशीट के ऊपर, इन एलिगेशन के ऊपर, इन स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या कोई केस बनता है सम्मन जारी करने का एक्यूज के खिलाफ, जाके कोर्ट में अपीयर होकर वो ट्रायल को फेस करें। अभी तक होता क्या है आमूमन तौर पे कि पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, एक 2 लाइन के ऑर्डर पे जज बिना देखे बिना समझे एक 2 लाइन का ऑर्डर पास करता है कि इसमें हमने चार्जशीट को हमने एक्सेप्ट किया और हम सम्मन जारी कर रहे हैं एक्यूज को, जाके वो ट्रायल फेस करें। ये नहीं समझते कि एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड विद लॉ होना चाहिए। और ये नहीं समझते कि आप किसी को सम्मन कर रहे हैं ट्रायल में हिंदुस्तान में, तो अगले 10 साल वो आदमी ट्रायल कोर्ट के धक्के खाते रहेगा। करेक्ट। और उसके बाद अगर बरी भी होगा, तो जो हैरेसमेंट हो चुकी होगी ट्रायल कोर्ट के अंदर, उसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो करेक्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी चार्जशीट जब सामने आती है, उसके पास 2 ऑप्शन होती है। या तो चार्जशीट को नकार करके वो केस को वहीं पर डिसमिस कर दे, या उनको लगता है कि कुछ केस में सम्मन बनते हैं कुछ एक्यूज के खिलाफ, तो सिर्फ उनको सम्मन करें और बाकी को ड्रॉप करें। इसके दो परिणाम हो रहे हैं ऋषि सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी बात बताई। और मुझे लगता है इस देश में लाखों लाख लोग जो इस तरह की मैकेनिकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कर रही है और वो 1 सेकंड में सम्मन कर देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज आपकी तरफ से है। और मुझे अपने दर्शकों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो सर ने कही है। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, आज वो मैकेनिकली तरह से आपको सम्मन कर रहा है। अब इसके दो नुकसान हैं। एक तो एक व्यक्ति जबरदस्ती दौड़ रहा है क्योंकि एक पुलिस ने गलत चार्जशीट लगा दी, गलत इन्वेस्टिगेशन कर दी। और दूसरा, जैसे ही सम्मन हो रहा है वो सब मामले हाईकोर्ट भाग रहे हैं, वो सब मामले ऊपरी अदालतों में भाग रहे हैं। यानी कि निचली अदालत का जो काम था, एक्चुअल उन्होंने काम नहीं किया था, और ऊपरी अदालतों पे वो बर्डन एकदम शिफ्ट हो रहा। और फिर ये कहा जाता है कि साहब ये इतना लिटिगेशन का भार है साहब, हम झेल ही नहीं पा रहे क्योंकि निचले लेवल पे काम नहीं हो रहा। और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा, जिसका बेहतर इंटरप्रिटेशन ऋषि सर ने किया। आपको लगता है कि निचली अदालतों को इन सब आदेशों का क्या कोई फर्क पड़ता दिख रहा है? जो हजारों की संख्या में लोग फोन करते हैं वो कहते हैं साहब निचली अदालतें तो सुन ही नहीं रही हमारी, और फिर हमको हाईकोर्ट और देखिए सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ रहा है। ऋषि सर। जी, देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सुप्रीम कोर्ट के 1950 से लेकर 2024 तक इतने सारे जजमेंट्स हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली ये बात बोली है कि समनिंग ऑर्डर जो होता है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, एक माउथ पीस और एक पोस्ट ऑफिस नहीं है एक जज की चार्जशीट फाइल हुई और समन इशू कर दिया। उसके बावजूद भी मेरे पास खुद ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर हमने अलग अलग हाई कोर्ट्स में क्वेश्चन फाइल की है, जिसके अंदर समनिंग ऑर्डर में सिर्फ 2 लाइनें लिखी होती है, आप मेरे से लिखवा लीजिए। इनवेरिएबली हर समनिंग ऑर्डर में 2 या 3 लाइनें मिलेगी। अब 2 या 3 लाइनों में क्या एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा, क्या रीजनिंग होगी, इसका जिक्र भी नहीं होता। सिर्फ संज्ञान लिया गया चार्जशीट का और सम्मन जारी किया गया। ये 2 लाइनों में समनिंग ऑर्डर की पूरी परिभाषा खत्म हो जाती है।
पर यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा जो कि आपने दर्शकों को गौर नहीं करवाई, कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार ऐसे मामले भी आते हैं, जैसे इस केस में पर्टिकुलर हुआ था। जी। और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप अहेड लिया है। मसलन के तौर पे कि इस केस के अंदर जब एफआईआर फाइल हुई, उसके बाद शायद अक्यूज कॉशिंग के लिए गया होगा एफआईआर के लिए। जी। तो जब एफआईआर की कॉशिंग हाई कोर्ट में पेंडिंग थी या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, इन द मीन टाइम पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल कर दी। हम्म। अब अमूमन तौर पे कोई भी जज होता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, वो ये बोलते हैं कि अब तो इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो ये एफआईआर की कॉशिंग जो है ये इनफेक्चुअस हो चुकी है, ये जी। बेबुनियाद हो चुकी है। जी। आप इसको विड्रॉ कर लीजिए और हम्म। चार्जशीट को कॉशिंग के लिए आप डाल दीजिए। हम्म। लेकिन इस जजमेंट में सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात वो ये है कि इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उन्होंने पुरानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए ये बोला है कि अगर एफआईआर के बेसिस पे कॉशिंग का केस बनता है और चार्जशीट नथिंग एल्स, सिर्फ एक एफआईआर की रिप्रोड्यूस कॉपी है, तो हम लोग डिस्पाइट चार्जशीट फाइल हो जाए, हम इस मैटर को क्वॉश कर सकते हैं, और उन्होंने करा इस मैटर को क्वॉश। तो करेक्ट। सिर्फ एक टेक्निकल ग्राउंड पे कि अब तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और चार्जशीट फाइल हो चुकी है और ये जो कॉशिंग थी ये तो सिर्फ एफआईआर की स्टेज पे थी, इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर निर्देश दे दिए हैं कि डिस्पाइट दिस, अगर चार्जशीट भी फाइल होती है तो कोर्ट्स की पूरी पावर है कि पूरे मामले को खत्म कर दिया जाए, चाहे उस समय एफआईआर क्यों नहीं चैलेंज की गई। करेक्ट। करेक्ट। तो जो दर्शक ऋषि सर की बात समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कि एफआईआर हो गई है, इसके बाद चार्जशीट भी हो गई है, आपको कोई फर्क नहीं है, आप जा सकते हैं बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट इस पे सुने, इस पे विचार करे। एक लास्ट की तरफ हम, चूंकि जजमेंट आपसे बात हो गई, इसके बाद एक संक्षिप्त में आपसे थोड़ा सा चाहूंगा। ये 482 को लेकर बड़ा संशय बना रहता है। एक बिल्कुल जो आम लोगों में ये धारणा बनी है कि साहब जाएंगे लेकिन वहां से कुछ मिलता नहीं है। सर, ऋषि सर, आपका क्या अनुभव इस पर कहता है, वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, अभी तक मेरा जो अनुभव है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे है, कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और आपके पहले भी जी। चैनल्स में मैंने बताया है कि आज की डेट में कोर्ट्स जो है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो रियलाइज करना शुरू हो चुका है कि इस प्रोविजन का मिसयूज इतना है हम्म। कि हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं स्टेप इन करना पड़ता है। करेक्ट। अब होता क्या है इन मामलों में, जब 498 ए का केस खासकर हस्बैंड के खिलाफ चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड जो है वो बैकफुट पे होता है, पता नहीं क्यों, डर डर के मारे होता है कि शायद केस पहुंच ना हो, हम्म। या कोई और प्रेशर के मामले में। तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस ये भी है, खासकर दिल्ली हाई कोर्ट का, हम्म। जिसके अंदर एक सेटलमेंट की बात शुरू हो जाती है। हम्म। हस्बैंड को अपनी जेब से काफी काफी पेमेंट या काफी सेटलमेंट अमाउंट देना पड़ता है, और हम्म। फिर अल्टीमेटली जो एफआईआर आपने मेरिट्स पे फाइल की होती है फॉर कॉशिंग, वो एक सेटलमेंट सेटलमेंट के द्वारा कॉश हो जाती है। जी। क्योंकि एक अप्रोच माइंडसेट ये है हस्बैंड का कि कहीं ना कहीं चलो ये मामला खत्म हो, चाहे कुछ ले दे के खत्म लेकिन हो। ऋषि सर, फिर लेकिन भी मेरे ये हिसाब एक से, तरह की ब्लैकमेलिंग ही तो हुई सर। जी बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलती हस्बैंड की भी है या उनके कंसर्न एडवोकेट्स की है, कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मेरिट्स के ऊपर भी केस नहीं बनता, तो हम लोग किस बात की सेटलमेंट करें। अगर आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि आपके खिलाफ एलिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं सच है। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके केस में ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद हैं और हमें हाई कोर्ट में ट्राई करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सेटलमेंट की तरफ ना जाके आप मेरिट्स पे केस बहस करें। हाई कोर्ट नहीं मानती तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, और आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट आए दिन आजकल रोज जजमेंट पास करता है कि ऐसे केसेस में जो दुरुपयोग होता है, इन मामलों में मैटर को कॉश किया जाए। करेक्ट। मैं दर्जनों अपने दर्शकों को बता दूं, जो दर्शक मुझे लगातार फोन कर रहे हैं, हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लगातार लीगल राय ले रहे हैं, वो हमसे कहते हैं कि साहब 482 का रिजल्ट, क्योंकि हमारे वकील साहब तो वहां पर बता रहे हैं कि साहब फायदा नहीं होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब फायदा होता है। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसे सैकड़ों जजमेंट मैं आपको बता सकता हूं जहां हाईकोर्ट ने नहीं रिलीफ दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और जो इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए, आपके पास है क्या विकल्प? या तो आप 10 साल ये मुकदमा झेलते रहें, या एक बार 482 जाके ट्राई करें, बेहतर ये होगा। और हाईकोर्ट ने अगर कर दिया तो ये सब झंझट ही खत्म। लेकिन आप इससे डरिए मत, नहीं तो आप क्रिमिनल केस है चल रहा है,
एक एक रेगुलर प्रैक्टिस में है। आप पूरा परिवार 5 6 7 8 जिसको जिसके नाम लिखा दिए सबको ट्रायल कोर्ट दौड़ना पड़ेगा, सबको बेल करानी है। आजकल तो एडवोकेट्स बेल भी लगातार करा देते हैं सबकी, कि सब कोर्ट में आप पेश हुए, सबकी बेल है और इसके बाद आप लोग लाइन लगा के खड़े होइए। तो जैसा ऋषि सर कह रहे हैं कि आपको प्रयास जरूर करना चाहिए कि साहब ठीक है, हाईकोर्ट के सामने हमने अभी बात रखी, अगर नहीं हाईकोर्ट करता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि सर, बेहतर रहा आपसे बातचीत करके। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को फायदा होगा। और ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो अपने आप में बड़ा है, क्योंकि लगातार जो रिश्तेदारों को, दूर दूर के बैठे हुए रिश्तेदार, दूसरे शहर में बैठे, विदेश में बैठे हुए रिश्तेदारों को जो आरोपी बनाया गया, उनको कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी। और निचली अदालतों के लिए जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, कहीं ना कहीं उन पर भी जरूर प्रेशर आएगा कि वो दिमाग लगाएं जिस समय वो सम्मन जारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।